नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 से रिलेटेड है। तो चलिए इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं ताकि पूरा टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ जाए। मेरा नाम है अक्षता सोनी और आपका स्वागत है योर लॉर्डशिप्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले समझते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 क्या है, ये एक्ट क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट में कई सारी पेटिशंस फाइल हुई है और उन सारी पेटिशंस के चलते इस एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 19, 21, 25, 26, 29, 30 और 308 ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स चैलेंज किए गए हैं क्योंकि ये वायलेशन कर रहे हैं हमारे राइट्स का। बेसिकली उनका कहना ये है कि ये एक्ट उनके फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर रहा है। इस एक्ट ने मेनली वक्फ एक्ट 1995 जिसे ओरिजिनल वक्फ एक्ट भी कहा गया है, इसके प्रोविजंस को अमेंड किया है। जिन सेक्शंस पर सबसे ज्यादा डिस्प्यूट है वो है सेक्शंस 3 सब क्लॉज आर, वो है सेक्शन 3 सब क्लॉज आर, 3C, D, 3E, सेक्शन 9, 14, 23, 36, 104, 107, 8 एंड 108A। ये सारे सेक्शंस डिस्प्यूट में हैं और इन सभी सेक्शंस के चलते हुए इस एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ये नया जजमेंट आया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी सेक्शंस के ऊपर अपनी टिप्पणी दी है और इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड किए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको योर लॉर्डशिप्स के मंथन प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूंगी। योर लॉर्डशिप्स लेकर आया है वायल मंथन का कोर्स, जिसके लिए भी अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम है। ये कोर्स आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हमेशा ऐप पर अवेलेबल रहेंगी, वो आप प्रोवाइड की जाएंगी। वीकली और मंथली टेस्ट सीरीज होंगी। प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से ये टेस्ट प्रिपेयर करवाए जाएंगे। 3 साल का पूरा एक्सेस मिलेगा आपको वायल ऐप का और एक्स्ट्रा 2 इयर्स का एक्सेस भी मिलेगा। 1-to-1 वीडियो कॉल मेंटोरशिप रहेंगी। बुक्स आपके डोर स्टेप तक भी डिलीवर करवा दी जाएंगी। अगर मैं फीस की बात करूं तो नॉर्मली फीस 75,000 है, अभी सिर्फ घट के 42,000 है। और अगर आप मेरा कूपन कोड AKS20 यूज करते हैं तो फीस घटकर सिर्फ 33,000 हो जाती है, मतलब 800 रुपीज पर मंथ से भी कम। और इंस्टॉलमेंट का ऑप्शंस भी है। गारंटी है कि अगर आप जुडिशरी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपकी पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। एनरोल करना बहुत ही ईजी है, बस योर लॉर्डशिप्स ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से। स्टोर सेक्शन में जाइए, वहाँ वायल मंथन को चूज करिए और अपने जुडिशरी ड्रीम्स को रियलिटी बनाइए। आज ही वायल मंथन को ज्वाइन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि वक्फ की हिस्ट्री क्या है। थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। हमें ये समझना होगा कि वक्फ को रेगुलेट करने के लिए सारे एक्ट्स ऑलरेडी बने हुए थे, जैसे कि वक्फ एंडोमेंट्स यानी वो संपत्ति जो किसी मुस्लिम ने इस्लामी कानून के मुताबिक धार्मिक पुण्य के काम या चैरिटी के लिए हमेशा के लिए दान करती हो। तो इन वक्फ एंडोमेंट्स को किस तरीके से यहाँ पर इन एक्ट्स के थ्रू मिसमैनेजमेंट होता था, मिस अप्रोप्रिएशन होता था, उसके चलते मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 ये पहला लॉ था। तब से ही देखा गया कि वक्फ प्रॉपर्टीज का मिसमैनेजमेंट और मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है। कुछ लोग वक्फ एंडोमेंट्स को क्रेडिटर्स को चीट करने और लॉ से बचने के लिए यूज करते थे। इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी था। इसके बाद बंगाल वक्फ एक्ट 1934 आया। इस एक्ट के अंदर बेसिकली पहली बार स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट को। इसके बाद वक्फ एक्ट 1954 आया। इसमें भी वक्फ बाय यूजर को रिकॉग्नाइज किया गया और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया गया, लेकिन बहुत सारे वक्फ्स ने रजिस्टर नहीं किया। इसके बाद एक वक्फ इंक्वायरी कमेटी बैठी 1969 और 70 के अंदर। इसके बाद इन्होंने रिकमेंडेशंस दी कि अगर वक्फ रजिस्टर नहीं हुए तो उसके बिहाफ पर कोई सूट या अपील फाइल नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद वक्फ एक्ट 1995 आया, जिसे ओरिजिनल वक्फ एक्ट भी कहते हैं। ये एक्ट 1954 एक्ट के डेफिशिएंसीज को रिमूव करने के लिए बनाया गया था। इसमें भी वक्फ प्रॉपर्टीज के मिसयूज को रोका जाना था। इसमें वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट को और रजिस्ट्रेशन को भी कंपलसरी किया गया। अब 1995 से लेकर 2013 तक अगर वक्फ रजिस्टर नहीं होता था तो उसके राइट्स एनफोर्स नहीं किए जा सकते थे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 87, जिसे 2013 में डिलीट कर दिया गया। तो अब नए एक्ट 2025 को चैलेंज किया गया है और इस हिस्ट्री को जानना जरूरी था। अब चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट में पेटिशनर्स ने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए। ये कुछ इंटरिम स्टेज के इश्यूज थे, जैसे कि सेक्शन 3R को चैलेंज किया गया कि वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट को प्रोस्पेक्टिवली
डी रिकॉग्नाइज किया जाए। फिर स्पेशल प्रोविजंस जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज के लिए बनाए थे सेक्शन 3C को, उसको चैलेंज किया गया। और उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड्स, इसको भी चैलेंज किया। ये 3 मेन इश्यूज थे। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल का पोजीशन आया और उसी के बाद श्री कपिल सिब्बल ने भी इसे डिस्प्यूट किया। अच्छा, इसके पहले 17 अप्रैल 2025 को एक प्रीवियस जजमेंट आया था, जिस जजमेंट के चलते सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं होती तब तक जो भी कॉम्पोजिशन है सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स के अंदर कोई भी अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगे, और अगर कोई भी अपॉइंटमेंट हुए तो वो वॉइड डिक्लेयर करा दिए जाएंगे। अब आइए चलते हैं कि पेटिशनर ने क्या क्या अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए, उनकी तरफ एक झलक मारते हैं। पेटिशनर का पहला आर्ग्यूमेंट था कि जो इंटेंट है एक्ट का, वो बेसिकली वक्फ को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि वक्फ की प्रॉपर्टीज को एनक्रोच करने के लिए बनाया गया है। और वक्फ बाय यूजर का जो कॉन्सेप्ट है सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज आर, यहाँ पर वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट को डिलीट कर दिया गया है। और 5 साल की जो प्रैक्टिस है वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट को डिलीट कर दिया, यानी अब सिर्फ यूज के थ्रू कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं बनेगी, तो इस कॉन्सेप्ट को ही डिलीट कर दिया गया। वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट सिंपल है, ये है कि कोई जैसी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी इसलिए वक्फ मानी जाएगी क्योंकि आप उसे एक लंबे समय से यूज कर रहे हैं, हमेशा से, कोई धार्मिक, कोई चैरिटी या कोई पायस रिलीजियस चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, इस्लामिक मकसद के लिए बेसिकली अगर उसे इस्तेमाल कर रहे हैं लंबे समय से, तो वो वक्फ बाय यूजर है। अब इस कॉन्सेप्ट को ही डिलीट कर दिया गया है और एक नया प्रोविजन ऐड किया गया है कि वक्फ तभी क्रिएट होगा जब कोई इंसान 5 साल तक इस्लाम प्रैक्टिस करने का सबूत देगा। पेटिशनर्स का कहना यह है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है और आर्बिट्रेरी है, आर्टिकल 14, 15, 19, 21, 25, 26 का वायलेशन है और सिर्फ अपनी खुद की प्रॉपर्टी वक्फ में दी जा सकती है। दूसरा मसला आया गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज का। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सेक्शन 3C के अंदर, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी चाहे पहले वक्फ डिक्लेयर हो चुकी हो, अब वक्फ नहीं मानी जाएगी। अगर डिस्प्यूट हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो कलेक्टर से ऊपर वाली रैंक का होगा, उसको इंक्वायरी के लिए अपॉइंट करेगी। कौन कर रही है अपॉइंट? स्टेट गवर्नमेंट किसी डेजिग्नेटेड ऑफिसर को अपॉइंट कर रही है इंक्वायरी के लिए, जो रिपोर्ट सबमिट करेगा। तो पेटिशनर्स का कहना ये है, ये तो था प्रोविजन, पेटिशनर्स का कहना ये है कि ये प्रोसीजर भी टोटली आर्बिट्रेरी है, क्योंकि कोई भी डिटेल गाइडलाइंस नहीं है कि किस तरीके से उसे अपॉइंट किया जाएगा। और सबसे प्रॉब्लमेटिक ये है कि रिपोर्ट आने से पहले ही आप प्रॉपर्टी वक्फ नहीं मानी जाएगी, जो कि प्रोवाइजो कहता है सेक्शन 3C सब क्लॉज 2 का। और ऑफिसर की रिपोर्ट के बाद जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। सो इसके लिए रेमेडीज क्या है? सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल का ही ऑप्शन है और कोई भी ऑप्शन नहीं है। तीसरा मसला है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स का। सेक्शन 3D कहता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 या फिर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंडर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो उस पर वक्फ एक्ट के अंदर कोई भी डिक्लेरेशन की गई तो वॉइड होगी। अगर कोई भी डिक्लेरेशन इन दोनों एक्ट्स के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी पे की गई तो वो डिक्लेरेशन ही वॉइड हो जाएगी। सो पेटिशनर्स का कहना ये है कि ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस में एक इंटरफेरेंस है और डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि ऐसा प्रोविजन दूसरे रिलीजन्स के लिए नहीं है। अब चौथा मसला था शेड्यूल ट्राइब की लैंड्स को लेकर। जो आपका नया एक्ट है उम्मीद एक्ट, वो ये कहता है कि जो भी शेड्यूल ट्राइब्स की कोई भी जमीन है 5th और 6th शेड्यूल के अकॉर्डिंग वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की जा सकती। शेड्यूल ट्राइब की कोई भी जमीन वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की जा सकती। अब पेटिशनर्स का आर्गुमेंट है कि ये एसटी मुस्लिम्स की रिलीजियस फ्रीडम पर डायरेक्ट अटैक है और ये प्रोविजन रेट्रोस्पेक्टिव भी है, जिससे उसके उन लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं। अब पांचवा मसला था वक्फ काउंसिल और बोर्ड की कॉम्पोजिशन। यहाँ पर बोर्ड की कॉम्पोजिशन में अगर हम देखें तो सेक्शन 9 और सेक्शन 14 ऑफ दिस एक्ट, पेटिशनर्स का कहना यह था कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल दैट इज सेक्शन 9 और स्टेट वक्फ बोर्ड दैट इज सेक्शन 14 में अब नॉन मुस्लिम मेंबर्स की मेजॉरिटी हो सकती है। काउंसिल में 22 में से 12 मेंबर्स और बोर्ड में 11 में से 7 मेंबर्स। सो उनका आर्गुमेंट ये है कि इससे नॉन मुस्लिम्स वक्फ के रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर करेंगे। 6th पॉइंट ये था कि CEO जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑफ द न्यू एक्ट,
पहले CEO जो है वो मुस्लिम होना ज़रूरी था, लेकिन अब कोई भी जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो मुस्लिम हो। सो पेटिशनर्स ने इसे भी एक रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेरेंस माना है। सो अब देखते हैं कि पेटिशनर्स के ये कुछ और सबमिशंस भी थे। अब देखते हैं रिस्पोंडेंट ने क्या क्या सबमिशंस दी। रिस्पोंडेंट के पहले सबमिशन की बात करूं तो रिस्पोंडेंट ने कहा कि ये पेटिशन का नेचर कैसा है, इट इज इन द नेचर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यहाँ पर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की बात है कि पार्लियामेंट ने अपने लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में इस एक्ट को लेके आए हैं, और यहाँ डिबेट जो है वो सेक्युलर वर्सेस रिलीजियस का डिबेट है, एंड इट डज नॉट इंटरफेयर विद द रिलीजियस प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं रिस्पोंडेंट के क्या सबमिशंस हैं। पहला, लॉ की वैलिडिटी पर सरकार का कहना है कि कोई भी लॉ बनाने का पार्लियामेंट का पूरा अधिकार है। सो पेटिशनर्स को ये प्रूव करना होगा कि ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये बहुत हैवी बर्डन है। लॉ को हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल मानकर ही चला जाता है। दूसरी बात, वक्फ बाय यूजर पे जो रोक लगी है वो बिल्कुल सही है। क्यों है? क्योंकि ये अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिव है, यानी जो वक्फ 8 अप्रैल 2025 तक रजिस्टर हो चुके हैं उनको तो प्रोटेक्ट किया जाएगा। और इसका मेन रीजन ये है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को एनक्रोचमेंट से बचाना है, क्योंकि ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जहां बड़े बड़े गवर्नमेंट लैंड्स को वक्फ बाय यूजर का नाम देकर क्लेम कर लिया गया है। तो सॉलिसिटर जनरल ने ये बताया कि वक्फ बाय यूजर सिर्फ एडवर्स पोजेशन का ही एक तरीका था, इस्लामिक आइडियोलॉजी की तरफ, इस्लामिक आइडियोलॉजी का पार्ट नहीं था। तीसरा मसला था गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज के लिए नया मैकेनिज्म भी सही है। सरकार का कहना ये है कि ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज ग्रैब करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जहां डेजिग्नेटेड ऑफिसर इंक्वायरी करेगा और अफेक्टेड पार्टीज को भी सुना जाएगा। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज का मसला भी उन्होंने एकदम ठीक बताया, क्योंकि प्रॉपर्टीज को ग्रैब करने का एक तरीका नहीं, बल्कि इससे सिर्फ रेवेन्यू और बोर्ड रिकॉर्ड्स में ही करेक्शन होगी। सो जब तक ट्राइब्यूनल या कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक पोजेशन नहीं छीना जा सकता। चौथा मसला प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स का था। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के लिए भी उन्होंने यही कहा कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, सेक्शन 3D, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कई डिफिकल्टीज रिपोर्ट करी है विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। सो यहाँ पर ये मॉन्यूमेंट्स को भी प्रोटेक्ट किया गया है, उन्हें प्रोटेक्शन दी गई है ताकि प्रिजर्व करने में मुश्किल ना हो। जो मुतावल्लीज हैं उन्होंने भी सर्वे किया, उनके सर्वे नहीं करने दे और ओरिजिनल स्ट्रक्चर में ऑल्टरेशंस करते रहते थे। इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सेक्शन 3D को लाया गया। और सेक्शन 5 सब क्लॉज 6 ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट यही कहता है कि लोग अपने कस्टमरी रिलीजियस प्रैक्टिसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो भी रिलीजियस फ्रीडम है उसके ऊपर भी कोई रोक नहीं है यहाँ पर। अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लैंड प्रोटेक्शन की बात करें, दैट इज सेक्शन 3E। ये सेक्शन भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को प्रोटेक्ट करता है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग भी सरकार का कहना यही है कि उनकी जमीन को स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन के 5th और 6th शेड्यूल में उन्हें भी प्रोटेक्शन दी गई है, जैसे कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने ऐसे एरियाज में वक्फ डिक्लेरेशंस को शेड्यूल्ड ट्राइब्स कल्चरल माइनॉरिटीज के लिए सीरियस थ्रेट भी माना था। सो ये प्रोविजन एसटीज के इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड्स करता है, ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। और अब चलते हैं काउंसिल और बोर्ड में कॉम्पोजिशन पर, जहां पर नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड किया गया है। तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम्स होंगे और स्टेट वक्फ बोर्ड में मैक्सिमम 3 नॉन मुस्लिम्स होंगे। सो ये भी यहाँ पर कहीं भी मेजॉरिटी की बात नहीं कही गई है और सरकार ने इस स्टैंड को भी करेक्ट प्रूव किया है। यहाँ पर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी सरकार ने अपना जवाब दिया है कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, सिंस द मुसलमान वक्फ एक्ट से ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बारे में बताया गया था। और ये रिकमेंडेशंस वक्फ इंक्वायरी कमेटी ने भी बताई थी कि ऐसी वक्फ जो रजिस्टर नहीं है उनके खिलाफ सूट भी फाइल की जा सकती है। अब देखते हैं कि क्या स्कोप है जब भी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट इंटरिम रिलीफ ग्रांट करता है तो उसके सामने क्या स्कोप होता है इंटरिम रिलीफ ग्रांट करने से। ये कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ का आपको सोल्यूशन दिया है, जैसे कि हाई थ्रेशोल्ड। सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट पहले ये देखेगा कि क्या वायलेशन इतना ज्यादा हो रहा है दैट इट इज बियॉन्ड द डाउट। सो ग्लेयरिंग वायलेशंस है, हाई थ्रेशोल्ड है, तो इन केसेस के अंदर इंटरिम रिलीफ ग्रांट करने के लिए ऑप्शन हो सकता है।
इसी तरीके से कोर्ट्स सबसे पहले बहुत स्लो होगी इंटरिम रिलीफ ग्रांट करते वक्त, क्योंकि सारे प्रोविजंस को देखेगी, दोनों पार्टीज को सुनेगी और उसके बाद अगर उसे ठीक लगता है तो ही आगे इंटरिम रिलीफ का सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। दूसरा है प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, मतलब हमेशा जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, इट इज ऑलवेज इन फेवर ऑफ इनैक्टमेंट। तीसरा है इंटरिम रिलीफ के ग्राउंड्स जो हैं वो ये 3 हैं। पहला, जो एक्ट बनाया था क्या वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं थी। दूसरा, वॉयलेशन, क्या उस एक्ट से फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं। और तीसरा, क्या उस एक्ट के थ्रू कोई आर्बिट्रेरीनेस मैनिफेस्ट हो रही है। तो इन तीनों चीजों के अंदर कोई भी ग्राउंड में अगर फॉल करते हैं तो इंटरिम रिलीफ का ग्राउंड बन सकता है। चौथा, पार्लियामेंट, ये माना जाता है कि ये लेजिस्लेटिव विजडम है, पार्लियामेंट का अपना विजडम है और उनकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के हिसाब से ही ये एक्ट बनाया गया है। और चौथा, कोर्ट्स जो हैं वो लाइटली सेपरेशन ऑफ पावर्स के वजह से, इस प्रिंसिपल के वजह से लेजिस्लेटिव विजडम के प्रिंसिपल को अपहोल्ड करते हुए जुडिशियल रिस्ट्रेंट भी आ जाता है। कोर्ट्स जो हैं वो इस तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकती किसी भी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के मैटर पर। So statute can only be declared unconstitutional if its violation of constitutional provisions is glaring and beyond any doubt. और अगर कोई भी 2 व्यूज पॉसिबल है तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अगर 2 व्यूज पॉसिबल है तो वो व्यू जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वही प्रेफर किया जाएगा। अब आइए देखते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरिम रिलीफ के अंदर क्या क्या प्रोविजंस के ऊपर अपनी टिप्पणी दी है। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे एक्ट पर स्टे लगाने की पिटीशन को तो रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि पिटिशनर्स ये स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसाई केस को प्रूव नहीं कर पाए कि पूरा एक्ट ही लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बाहर है, इस चीज को प्रूव नहीं कर पाए। फंडामेंटल राइट्स का फ्लैग्रेंट वायलेशन है, ये प्रूव नहीं कर पाए, या फिर मैनिफेस्टली आर्बिट्रेशन है, ये भी प्रूव नहीं कर पाए। सो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे एक्ट पर स्टे लगाने के पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन सभी पार्टीज के इंटरेस्ट को बैलेंस करना और इक्विटीज को मेंटेन करने के लिए कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट इंटरिम डायरेक्शंस दिए हैं। जैसे कि पहला, सेक्शन 3 सब क्लॉज आर 5 years इस्लाम प्रैक्टिस रिक्वायर्ड, इसको स्टे कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा है कि वक्फ एक्ट के सेक्शन 3 सब क्लॉज आर का वो पार्ट जो कहता है कि वक्फ बनाने वाले पर्सन को मिनिमम 5 years तक इस्लाम प्रैक्टिस करने का सबूत देना होगा, उस पर स्टे लगा दिया गया है। ये तब तक स्टे है जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स नहीं बनाती है कि ये किस तरीके से प्रूफ किया जाएगा, ये किस तरीके से असरटेन किया जाएगा, कंफर्म किया जाएगा कि वो पर्सन 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा है। कोर्ट ने ये भी माना है कि ये प्रोविजन आर्बिट्रेरी या डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, क्योंकि 1923 से ही वक्फ एंडोमेंट्स का इस्तेमाल क्रेडिटर्स को चीट करने और लॉ से बचने के लिए क्लेवर डिवाइस के रूप में किया जा रहा है। सो इसलिए ये इंश्योर करना जरूरी है कि सिर्फ जेन्युइनली इस्लाम प्रोफेस करने वाले लोग ही वक्फ बनाएं। दूसरी बात, सेक्शन 3C जहां गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज की बात की गई है उसमें कुछ पार्ट को स्टे कर दिया है, जैसे सब सेक्शन 2 के प्रोवाइजो को और सब सेक्शन 3 और 4 के अंदर। अब यहाँ पर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का, जैसे प्रॉपर्टी सीजिंग टू बी अ वक्फ बिफोर इंक्वायरी, इस प्रोवाइजो को स्टे किया गया है और 3 और 4 में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो करेक्शंस डेजिग्नेटेड ऑफिसर के थ्रू चाहिए होते थे, इनको भी स्टे कर दिया गया है। मतलब उन पर स्टे तब तक लगा दिया है जब तक कोर्ट ने इसे प्राइमा फेसाई आर्बिट्रेरी नहीं माना है। तो सेक्शन 3C सब क्लॉज 3 और 4 जो कहते हैं कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर की रिपोर्ट के बाद ही रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में कोई भी करेक्शंस होंगे और स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड को रिकॉर्ड्स करेक्ट करने होंगे, इसका डायरेक्शन देगी, उस पर भी स्टे लगा दिया है। सो कोर्ट का कहना है ये है कि प्रॉपर्टी का टाइटल डिसाइड करना रेवेन्यू ऑफिसर का काम नहीं है, ये जुडिशियल अथॉरिटी या ट्राइब्यूनल का काम है, इसीलिए इस प्रोविजन को स्टे लगा दिया है। और जो भी कलेक्टर है या डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, इनकी पावर्स को भी रिवोक कर दिया गया है। कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के प्रॉपर्टी राइट्स डिसाइड करने के अधिकार पर सवाल उठाया है, जिसे सेपरेशन ऑफ पावर्स और ड्यू प्रोसेस का वायलेशन माना गया है। अब यहाँ पर इसे इंटरिम स्टे कर दिया है, इंटरिम प्रोटेक्शन दिया है कि नाइदर वक्फ विल बी डिस्पोजेस्ड नॉर विल एंट्रीज इन रिकॉर्ड्स विल बी अफेक्टेड अंटिल फाइनल ट्राइब्यूनल का डिसीजन नहीं आता, तब तक ये इंटरिम प्रोटेक्शन दिया गया है कि सेक्शन 3C के अंडर अगर कोई इंक्वायरी शुरू भी हो जाती है तब से लेकर ट्राइब्यूनल के फाइनल डिसीजन तक वक्फ को प्रॉपर्टी से डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स भी चेंज नहीं होंगे। लेकिन इस बीच अगर प्रॉपर्टीज पर कोई भी थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट करने हैं तो वो नहीं किए जा सकते।
क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है। अब तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है काउंसिल की। यहाँ पावर्स रिवोक कर दी गई है जो हमने देखा अभी। और अब काउंसिल की बात करते हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में, जैसे सेंट्रल वक्फ काउंसिल में से 22 में से 4 से ज़्यादा नॉन मुस्लिम मेंबर्स नहीं होंगे और स्टेट वक्फ बोर्ड में 11 में से 3 से ज़्यादा नॉन मुस्लिम मेंबर्स नहीं होंगे। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का अपॉइंटमेंट पर भी कुछ सजेशंस दिए हैं, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या एक्स ऑफिशियो मेंबर जो होगा वहाँ पर वो पर्सन मुस्लिम ही होगा। तो इसके लिए भी सजेशंस दिए गए हैं कि सेक्शन 23 पर स्टे नहीं लगाया गया है, लेकिन कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी है कि एज फार एज पॉसिबल जो CEO है वो मुस्लिम कम्युनिटी से ही अपॉइंट किया जाना चाहिए। सो ये प्रोविजंस, अब देखते हैं कि ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जिनको स्टे नहीं किया गया है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया है, यानी वो अभी भी लागू है, इन इफेक्ट है। कौन कौन से हैं? जैसे प्रोविजंस विच आर नॉट स्टेट, पहला है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल वक्फ प्रॉपर्टीज। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन सारी वक्फ प्रॉपर्टीज को इंटैक्ट रख दिया है। वक्फ बाय यूजर के इस कॉन्सेप्ट का डिलीशन जिसे पेटिशनर्स ने चैलेंज किया था वो भी स्टे नहीं किया गया है। सो वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर स्टे नहीं किया गया है। दूसरा, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट से रिलेटेड प्रोविजन जैसे कि सेक्शन 3D को भी यहाँ पे अपहोल्ड कर दिया है ताकि नेशनल हेरिटेज को सेफगार्ड किया जा सके। तीसरा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स लैंड्स की जो प्रोटेक्शन से रिलेटेड प्रोविजन था सेक्शन 3E, इसको भी अपहोल्ड कर दिया गया है ताकि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के राइट्स को भी सेफगार्ड किया जा सके। सो कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया है कि ये सारे ऑब्जर्वेशंस सिर्फ इंटरिम स्टे देने के लिए है, सिर्फ ये इंटरिम स्टे देने या ना देने के पर्पज से है। जब फाइनल हियरिंग होगी तब पार्टीज के आर्ग्यूमेंट सुनकर पूरे एक्ट की वैलिडिटी पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। सो दोस्तों, ये था इस इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का एक एक्सप्लेनेशन। कोर्ट ने पूरे एक्ट पर स्टे लगाने से मना कर दिया है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस पर टेम्पररी स्टे लगाकर सभी पार्टीज के बेसिकली राइट्स के बारे में उनको बैलेंस करने के लिए, इक्विटी लाने के लिए ये एक फैसला लाया गया। ये फैसला बहुत ही क्रूशियल है और आगे चलकर इस पर फाइनल हियरिंग होगी जहां एक्ट की पूरी वैलिडिटी पर डिसीजन लिया जाएगा। होप आपको ये पूरा टॉपिक डिटेल में समझ आ गया होगा। ऐसे ही और लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और योर लॉर्डशिप्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।